रहेगी। क्वेश्चन आंसर की भी क्लास मिलेगी और जो टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी उसको भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, जो टॉपिक मिला करेंगे आपको डिटेल में, ठीक रहेगी। क्वेश्चन आंसर की भी क्लास मिलेगी और जो टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी उसको भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, जो टॉपिक मिला करेंगे आपको डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल पर वो सभी चीज आपको मिलेगी। तो जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा, एग्जाम तक ही मैं कराता हूं, ठीक है। तो बेफिक्र रहना सीटेट के एग्जाम के लिए, टेंशन फ्री आराम से बैठिए, क्लास अटेंड करिए, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप लोग ले सकते हो। परसों मैंने वीडियो भी बनाकर डाला था कि नोट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एक डेमो भी दिखाया था, ठीक है। आप लोगों को क्या काम करना है, सीधा अपना गूगल खोलना। जैसे आप लोग अपना गूगल को ओपन करोगे तो गूगल ओपन करने के बाद इसमें डाल देना sachinacademy.com और यहां पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहां पर आप लोग देख रहे हो, अगर पेपर 1 लेना है तो पेपर 1 ले सकते हो, पेपर 2 1 और 2 दोनों के लिए है, और इसमें साथ में मॉक टेस्ट भी आपके थर्ड वाले पैकेज में। तो यहां पर आप लोग इसको जाके बाय नाउ कर लेना, अपनी आईडी वगैरह डाल देना रजिस्ट्रेशन करके, और यहां से आपको इजीली मिल जाएगा। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो इनसे संबंधित तो यार व्हाट्सअप का ही आप लोग लोगो देख रहे हो, इस पर ओके करना, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मेरी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कोर्स को ले सकते हो, जो भी आपको कोर्स लेना है वो सब डिटेल यहां पर दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से इसमें सब अपनी डिटेल भर देना, साइन अप कर देना, उसके बाद फिर लॉगिन कर देना सेम पासवर्ड से। तो इस तरीके से आपको ये नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड कर लेना। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपकी क्लास फर्स्ट की, और नोट्स के अंदर मैं बता ही चुका हूं क्या क्या चीजें रहती है। जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक रहते हैं, कंटेंट होते हैं, वो लगभग सारे आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, कोई अलग से इसकी बुक नहीं लेनी। एनसीईआरटी किताबों का जो निचोड़ रहता है, पेपर फर्स्ट के लिए 3 to 5, पेपर सेकंड के लिए 6 to 8, वो सभी नोट्स के अंदर मिल जाएगा। और पेपर सेकंड वालों के लिए अलग से दूसरा पेपर भी मैंने जोड़ दिया है। मान लीजिए किसी का सोशल साइंस है सब्जेक्ट, तो साइंस वाली उसको फ्री में दे दी, अगर किसी का साइंस है तो उसको सोशल साइंस फ्री दे दी। उसको देने का सबसे बड़ा रीजन ये है, कुछ समय के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, और उसके लिए वही अप्लाई बच्चा कर पाता है जो सीटेट पास किया होता है, और इसी से आपको जॉब मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको एनसीईआरटी आती है, 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आती है, तो 8 क्लास तक की आप लोग यहां पढ़ लोगे, बच्चे की आपकी 2 क्लास की एनसीईआरटी, उसको आप लोग इजीली कर लोगे, इसलिए मैंने साथ में फ्री में आपको दे दिया, ठीक। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट में आज तक हुए 2011 से लेके, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो नए टॉपिक आए थे, जैसे अभी ईवीएस के अंदर आपको दिखाऊंगा जो जो नए टॉपिक आए थे, वो सब इनके लिए अंदर लिया हुआ है। सीडीपी का नया टॉपिक लिया हुआ है, तो नए टॉपिक को अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नोट्स के अंदर आपको इंक्लूड हुए मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितना भी आपका कंटेंट है मोस्टली बाइलिंगुअल है, यानी दोनों लैंग्वेज में है, और आसान भाषा में दिया हुआ है। जो इसके अंदर आपको लैंग्वेज मिलेगी वो मेरी खुद की है, आसान भाषा में, ठीक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, और साथ में फोटो और ट्रिक का भी यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा मटेरियल आपको मेरे नोट्स के अंदर मिलेगा, जो आप लोग मेरी वेबसाइट से जाकर ले सकते हो sachinacademy.com से। तो ये मैंने आपको जानकारी बता दी। चलिए अब करते हैं आपकी क्लास स्टार्ट। दो ही चीज आपको करनी है, क्लास प्लस नोट्स अपने एग्जाम तक, ठीक है। देखिए एक प्रॉमिस तो मैं आपको करता हूं, अगर नोट्स पढ़ लिए तो नो डाउट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगे, लेकिन साथ में क्लास भी अटेंड आप लोग करोगे, आपका स्कोर इतना बढ़िया आएगा, आप लोग खुद आपको फील हो जाएगा। 1 महीने के बाद आप लोग देख लेना आपकी तैयारी कितनी ज्यादा हो रखी है, 1 महीने बाद आप लोग निकाल दोगे सीटेट का एग्जाम, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो ईवीएस होता है उसमें स्कोर कितना करना होता है। तो ईवीएस में आपको स्कोर करना है पूरा 30 में से 30। कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं होती, कल मैंने सीडीपी में भी ये वाली बात कही थी, आज ईवीएस में भी सेम बात को रिपीट कर रहा हूं। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैं तो इतनी सालों से तैयारी करा रहा हूं। कितने स्टूडेंट है मेरे जो सीडीपी में 30 में से 30 लेकर आए हैं, ईवीएस में 30 में से 30 लेकर आए हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे 30 में से 30 बनते हैं, एक हिंदी लैंग्वेज में भी आपका, ठीक है। तो पूरे 30 में से 30 इन 3 सब्जेक्ट में मेरे काफी स्टूडेंट ला चुके हैं, अगर वो ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं, ठीक है। तो पूरे 30 में से 30 का स्कोर आपको रखना है अपने ईवीएस के लिए। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, 30 में से 30 तो आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें, आपका 30 नंबर का आता है, 15 नंबर में आता है आपका कंटेंट। 15 नंबर में आएगा कंटेंट, जो आता है आपका कंटेंट एनसीईआरटी की किताबों में से। अगर आपने 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़ ली तो आपका कंटेंट का पूरा काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगर किताब नहीं है आपके पास, नहीं पढ़नी, आपको नोट्स नहीं बनाने, तो जो मेरे वाले नोट्स हैं उनके अंदर एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप लोग उनको पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी में से आता है आपका कंटेंट जो 15 नंबर का होता है 3rd 4th 5th क्लास में से। उसके अलावा मैं आपके कमेंट्स भी साथ के साथ चलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पक्षियों की एक ऐसी स्पीसीज यानी जो प्रजाति होती है जिसका जो नर पक्षी होता है वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। मतलब एक तरीके से जैसे स्वयंवर होता है, लड़की अपना वर चुनती है, यहां पर उसको अपना घोंसला चुनना है, ठीक है, और उसी में फिर अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है वो आपको बताना है। देखिए एक इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, एक उल्लू मैना वाले के अंदर कंफ्यूज होते हैं। पहले ये कंफ्यूजन दूर करिए, फिर उल्लू मैना की करूंगा। देखो जो कोयल होती है, ये रही आपकी कोयल, आपने देखा होगा। जो कोयल होती है, कोयल भी अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, अपना घोंसला नहीं बनाती, फिर किसके में बनाती है? जो कौवा होता है, ठीक है, जो कौवा होता है, कौवा अपना घोंसला बनाता है कहां पर? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और क्या कहता है कि कोयल आओ और मेरे घोंसले के अंदर अंडे दे दो, ठीक है। मतलब कितना जेंटलमैन बनता है जो कौवा होता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कोयल होती है वो भी अपना घोंसला नहीं बनाती, किसके में अंडे देती है? जाकर कोए के में जाकर अंडे देती है। सेम उसी तरीके से जो वीवर पक्षी होता है, जो वीवर पक्षी होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल अपना घोंसला नहीं बनाती। जो नर पक्षी होता है, मेल जो होता है, वो बनाता है सुंदर सुंदर घोंसले, और जो फीमेल होती है फिर वो जाके देखती है, हाँ भाई कौन सा घोंसला मेरे लिए सही रहेगा, फिर उसमें जाकर वो अंडे देती है। आप लोग समझे? यहां पर वीवर पक्षी जो फीमेल होती है वो मेल के घोंसले में अपने अंडे देती है, और जो कोयल होती है वो कोवे के में जाकर अपने अंडे देती है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शक्कर खुरा को आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके का घोंसला बनाती है, जो भी कुछ इसकी चोंच में आ जाए उसको ला ला के इकट्ठे करती है, कपड़ा हो गया, तार हो गया, सब कुछ हो गया, और इस तरीके का लटकता हुआ घोंसला आप लोग देख रहे हो, इस तरीके का घोंसला बनाती है। उसी तरीके से जो बसंत कोरी हो रही है होती है, ये देखिए जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ का जो तना होता है इसमें अपना घोंसला बनाती है, अपनी चोंच से छेद कर देती है और उसमें घोंसला बनाकर उसमें रहती है। तो कुछ पक्षी है, बड़े इंपोर्टेंट पक्षी है जो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे चार ये आपको बताया, कोवे के बारे में बताया कि ऊंची डाल पर अपना पौधा बनाता है, जो जो चीज उसको मिलती है उनको लाकर इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, तो पक्षियों से संबंधित ये पॉइंट आपको मैंने बता दिए। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ आपको अपना एक फॉर्मूला पुटअप करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय का। ठीक है, एस बराबर डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का। चलिए फॉलो करते हैं। देखिए क्या था आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है? 2268 किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया 2268 किलोमीटर। ठीक, टाइम कितना दिया हुआ है? 42 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया 42 घंटे। अब ध्यान से सुनना बात को, इसने कहा है कि उनके बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, यानी जो ये इसने डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड के अंदर, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है। ठीक है, ये किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी आपको डिस्टेंस या कोई भी चीज दे रखी हो उसको 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको किलोमीटर पर आवर आपको दिया हो और मीटर पर सेकंड दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो 18/5 से कर देना। ठीक है, यानी उल्टा कर देना है आपको। अब यहां पर इसने मीटर प्रति सेकंड में पूछा आंसर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या काम करेंगे? 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काट दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 40, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब काट के देखो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चिकिया 12। ठीक है, 2 से कट गया आपका, अब 3 से पूरा कट जाएगा, 42 दिया 126। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया आपका? 15 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर आपका। कितना है? मीटर पर सेकंड आ गया। देखिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना था और इसको सोल्व कर देना था। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ईवीएस के अंदर। ठीक, इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक नंबर लिख लो मेरी तरफ से, आपके एग्जाम में जरूर आना ही आना है। ठीक है, 1 से 2 भी आ सकता है, लेकिन 1 नंबर का जरूर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के मैप से संबंधित, भौगोलिक स्थितियों से संबंधित। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अरब सागर, कभी पूछ लेता है बंगाल की खाड़ी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे भर भर के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको करने का, इन क्वेश्चन को करने का सिंपल एक तरीका आपको जानना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। एक मैप को ले लेना, ये जो इंडिया का मैप है इसको ले लेना, या तो इसको अपने जो आपका मोबाइल फोन है उसकी स्क्रीन पर लगा लो, या फिर अपने घर के अंदर जाकर एक पोस्टर लगा दो, मैप का लगा लो, दोनों में से कोई भी काम कर लो। तो मैप को आपको याद हो जाएगा कि कौन सा स्टेट के नजदीक में कौन सा स्टेट पड़ता है। अगर हम इस स्टेट से निकलकर इस स्टेट को जाना है तो बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी के आसपास में कौन से पड़ेंगे, अरब सागर के आसपास में कौन से पड़ेंगे। यहां से आपका 1 नंबर कंफर्म आना है, 1 की जगह आपका 2 भी पूछा जा सकता है। तो ये काम आपको जरूर करना है अपने एग्जाम तक, अगर आपको 1 नंबर अपना पक्का करना है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था? अरब सागर के पास पूछा था, तो ये रहा आपका अरब सागर। ठीक है, तो इसके पास में कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, गोवा भी दिख रहा है छोटा सा, महाराष्ट्र है, गुजरात भी ले सकते हो आप। ठीक, तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखो अरब सागर के नजदीक में कौन कौन से है। देखो पहला ही ऑप्शन आ गया कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये अरब सागर के आपके किनारे पर पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए था कुछ भी नहीं था, उसने अरब सागर पूछ लिया तो हमने अरब सागर के बता दिए। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, अब फिर आपको मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आगे भी आपके काम आएंगे मेन एग्जाम के अंदर। बंगाल की खाड़ी पूछ लेगा तो उसका भी बता देगा। कई क्वेश्चन सीटेट में ऐसा ही है कि मान लीजिए कोई आदमी महाराष्ट्र से निकलकर उसको पंजाब जाना है, तो किन स्टेट से होकर वो गुजरेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है अपना 1 नंबर पक्का करने के लिए। ठीक है, मेरे कहने से जरूर करना है वाला। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है जी? हाँ, वीडियो को शेयर कर दो आप लोग जितना हो सके। ठीक है, अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लग सके। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब आज से पहले कभी भी ग्रीन हाउस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, जो टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, लाइक आपका यूपी टेट वगैरह में।
लेकिन मैंने कहा ना कुछ नए टॉपिक आए थे आपके एग्जाम में, हालांकि पिछली बार जो मैंने नोट्स दिए थे ना उसमें अपनी तरफ से पहले ही कुछ नए टॉपिक दे दिए थे, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती। ये फायदा होता है अपने आपको अपडेट करने का, तो चीज अपडेट करती रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं अपडेट करता रहता हूं। ठीक है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, बहुत सारी गैसों का एक भंडार होती है, कई सारी गैस होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा रीजन ग्रीन हाउस गैस होती है। जो पृथ्वी होती है उसको बहुत गर्म कर देते हैं, उसके सरफेस को, सतह को बहुत गर्म कर देती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन यही है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपको बताना है। मिथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, और सबसे डेंजर आपकी यही होती है। एग्जाम में कभी कभी आपका पूछा हुआ है कि सबसे खतरनाक या सबसे महत्वपूर्ण आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। वाटर वेपर यानी कि जो जल वाष्प होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस आपका। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ये ग्रीन हाउस गैस किस में होती है? जैसे जो एसी होते हैं या जो फ्रीज वगैरह होते हैं उनके अंदर ये वाली गैस होती है। ठीक है, जिनका प्रचलन आज की डेट में ज्यादा हो रहा है। तो ये सभी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इन सभी का मिक्सचर होता है एक साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये नया टॉपिक आया था, तो आसान है टॉपिक, ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ था भी नहीं। जो नए टॉपिक भी आए थे ना पिछली बार ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर, वो भी बहुत आसान थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसको कह सके डिफिकल्ट आया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेडागोजी से लिया हुआ कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। यहां पर बेसिकली पूछा जा रहा है असेसमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट जो होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है पर्यावरण अध्ययन के सीखने का। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसने रेटिंग स्केल। देखिए रेटिंग स्केल से इन सभी चीजों का आकलन नहीं किया जा सकता। पहले समझिए रेटिंग स्केल क्या होता है। ईवीएस में बहुत पूछा जाता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इस तरीके से आपका एक यंत्र मान लीजिए, जो यंत्र होता है जिसमें बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग उनको मेंशन किया जाता है। कोई बच्चे को कम नंबर आते हैं तो लो, थोड़े ज्यादा आते हैं तो एवरेज, उससे ज्यादा आते हैं तो हाई होते हैं। ठीक है, नंबर डाल दिया जाता है 1 2 3 4 तक, यहाँ है 5 6 यहाँ तक है, 7 8 9 10 नंबर लाने वाला हाई के अंदर आ जाएगा। तो ये होता है रेटिंग स्केल, होता है रेटिंग दी जाती है बच्चों को। आपने देखा है जो भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को किस पर माना जाता है? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगर 2 3 तक अगर भूकंप आया रिएक्टर स्केल पर तो समझो नॉर्मल है, उससे ज्यादा आ गया तो समझो खतरनाक है। सेम उसी तरीके से आपका रेटिंग स्केल होता है। तो इससे असेसमेंट किया जा सकता है बच्चे का, लेकिन ये समग्र रूप से इतनी सारी चीजों का नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके अलावा दूसरा होता है पेन पेपर परीक्षण द्वारा, इसके द्वारा असेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे का समग्र असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसके अलावा विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, सबसे बढ़िया आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ऐसी आकलन की युक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो विश्वसनीय हो। जैसे मान लीजिए आपका असेसमेंट करना है तो सबसे बढ़िया क्या है? आपका इंटरव्यू ले लो। तो इंटरव्यू में एक आदमी के व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से जुड़ी सभी चीजों का आकलन किया जा सकता है। या उसके केस स्टडी मेथड ले लो, या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करो। तो ऐसी युक्तियों का यूज करो जो विश्वसनीय हो, जहां पर बच्चे का समग्र रूप से आकलन किया जा सकता है। ठीक, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट